यूरोप में सामंतवाद। यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ऐसा माना जाता है कि अंधकार युग आया और पुनर्जागरण के काल में 15वीं शताब्दी के मध्य में पुनर्जागरण जब हुआ तो उस अंधकार की समाप्ति हुई और आधुनिक काल आया। और इसी आधार पर यूरोप के इतिहास को रोमन साम्राज्य के पतन तक को प्राचीन इतिहास और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से पुनर्जागरण की शुरुआत तक के काल को सामंतवाद अथवा मध्यकाल और 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक को आधुनिक काल कहा जाता है। वस्तुतः यूरोप के एक छोटे से भाग में यूनान के में जो क्लासिकल युग था प्राचीन काल में, और यूरोप के दक्षिणी भाग में जो एक विकसित रोमन साम्राज्य था जो कि उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के चारों तरफ फैला था, उसको पूरा का पूरा यूरोप अपना इतिहास मानता है और कहता है कि हम प्रकाशमान थे। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरा का पूरा उत्तरी यूरोप कबीलाई था, असभ्य था, जनजातीय था और वहाँ कोई प्रकाश नहीं था। लेकिन पूरा यूरोप ये मानता है कि वे रोमन साम्राज्य तक प्रकाशवान थे और मध्यकाल में आकर वे अंधकार युग में आए और फिर उन्होंने पुनर्जीवित किया। बहरहाल ये उनके द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या है, लेकिन यूरोप का केवल इटली और यूनान और इटली के आसपास के क्षेत्रों के इतिहास को पूरा यूरोप का इतिहास मानना तर्कसंगत नहीं होगा। हुआ ये कि 476 ईस्वी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, यदि बाद में उसको पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में जीवित किया गया, उधर पूर्वी रोमन साम्राज्य अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा, तो इस क्षेत्र में जो यूरोप के क्षेत्र में ये रोमन साम्राज्य था, यहाँ अराजकता की स्थिति आई और इस अराजकता की स्थिति में यहाँ जो कबीलाई लोग थे, उत्तरी यूरोप के जो लोग थे, वे सक्रिय हुए और इस साम्राज्य के खंडहर पर कोई अच्छा साम्राज्य फिर स्थापित नहीं हो सका, अपितु ये अंधकार में चला गया। कहा जाता है गोथिक लोगों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त किया था। लेकिन और यहां हुआ क्या कि राजा और पोप को खुश करने के लिए एक सामंतों की श्रेणी बनने लगी। जो लोग असभ्य लोग थे, किलो अपनी गढ़ी बनाते थे, उसमें रहते थे और उस क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र के लोगों से वसूलते थे। फिर उन लोगों ने गढ़ी के इन दबंग लोगों से समझौता कर लिया कि वे उस अपने उत्पादन का कुछ भाग देते रहेंगे और फिर सामंतों की कई सीढ़ियां बन गई। निचले स्तर के सामंत, मध्यम स्तर के, उच्च स्तर के, अर्थात निम्न स्तर के सामंत किसानों से वसूली करते थे, उसको लीगल स्वरूप मिल गया था क्योंकि वो राजा तक पहुंचता था, और मध्यम स्तर के सामंत फिर उच्च स्तर के सामंत और फिर राजा और पोप तक पहुंचता था। यह स्थिति 9वीं शताब्दी आते आते चरम पर पहुंच गई। सामंतों की कई श्रेणियां बन गई, श्रृंखला बन गई। ये सामंत कुछ करने में
अपनी बेइज्जती महसूस करते थे। ये अनुत्पादक थे और उत्पादक वर्ग जो थे उनका शोषण करते थे। अर्थात उत्पादक वर्ग जो था उस पर सामंतों की लंबी श्रृंखला एक बोझ के समान हो गई। ये सामंत अपने राजा को जरूरत पड़ने पर सेना प्रोवाइड करते थे और वसूली का कुछ भाग पहुंचाते थे। इस प्रकार से वहाँ किसान की स्थिति कमजोर हुई, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, अराजकता का दौर शुरू हुआ और चूंकि इनकी वसूली राजा तक पहुंचती थी इसलिए इसे एक लीगल सैंक्शन भी था। और जो लोग उत्पादक थे, जो अपने उत्पादन का कुछ भाग उनको देते थे, वो अपनी इसको नियत मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे। ये सामंतवाद के खात्मे के पीछे किसी संगठित रूप में इसका खात्मा नहीं हुआ, खात्मा परिस्थितियों के अनुसार हुआ। धीरे धीरे जब ये कृषक वर्ग कमजोर होने लगा और निचले स्तर के सामंत भी कमजोर होने लगे तो वहाँ दस्तकारों का वर्ग, व्यापारियों का वर्ग अपना पैर जमाने लगा और व्यापारियों के वर्ग से निचले स्तर के सामंत भी उपकृत होने लगे। ऐसी स्थिति में गढ़ी के चारों ओर जो सामंत हुआ करते थे उनके चारों ओर अच्छे अच्छे मकान बनने लगे व्यापारियों के और नगरीकरण शुरू हुआ। जब नगरीकरण शुरू हुआ तो निचले स्तर के सामंत व्यापारियों के वर्चस्व के अधीन आ गए। दस्तकारी बढ़ी और नगरीकरण बढ़ता गया और धीरे धीरे राजा भी व्यापारियों का पक्ष लेने लगा, इन कंपैरिजन टू सामंत। एक नया मध्यम वर्ग उभरा व्यापारियों के रूप में, दस्तकारों के रूप में। नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, नई तकनीकें आईं और इन सब के परिणाम स्वरूप सामंत पीछे ढकेले जाने लगे और अब राजा व्यापारियों को अधिक महत्व देने लगा, उत्पादक वर्ग को सीधे संपर्क में आया और उसने अपनी सुरक्षा हेतु नियमित सेना भी रखनी शुरू कर दी। इस प्रकार से 9वीं शताब्दी तक जो सामंतवाद यूरोप में चरम पर आया था, ये गढ़ी में रहने वाले दबंग लोग, एक ढंग से गुंडा लोग जो कि वसूली करके और राजा के कृपा पात्र बने रहते थे, ये लोग 13वीं शताब्दी तक अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद इनकी स्थिति कमज़ोर होने लगी और ये पीछे ढकेल दिए गए और राजा और पोप सीधे उत्पादक वर्ग के संपर्क में आने लगा और काश्तकार, दस्तकार, व्यापारी, ये सब एक नए मध्यम वर्ग के रूप में स्थापित होकर सामंतों का समाप्ति किए। आगे चलकर जब पुनर्जागरण होगा तो सामंत पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे। इस प्रकार से 6ठी शताब्दी से जो सामंतवाद की लौ यूरोप में जली थी, वह 13वीं शताब्दी आते आते पूरी तरह से समाप्त हो गई। यद्यपि 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक वे उनका काफ़ी प्रभाव रहा। यूरोप पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में था। यूरोप का ज्ञान विज्ञान नष्ट हो चुका था। यूरोप पर के अधिकांश क्षेत्रों पर नाम मात्र के राजा तो थे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों पर वास्तविक वर्चस्व, वास्तविक सत्ता सामंतों के हाथ में थी। और यूरोप कहा जा सकता है जो रोमन साम्राज्य के पहले केवल उत्तरी यूरोप अंधकार में था, पूरा का पूरा यूरोप अंधकार में था। और पुनर्जागरण के बाद ही यूरोप में एक नई लहर आई, एक नई बयार आई और एक नए उत्साह के साथ यूरोप का
निर्माण हुआ और यूरोप पूरे विश्व की क्षितिज पर वर्चस्व कायम करने में कामयाब हुआ।